बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अहमद नदीम और आज हम भी एक वीडियो के साथ आए हैं जो है इस वक्त आजकल के मौसम के हिसाब से ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो बेसिकली बच्चों का जो आप समझे नमूनिया या बच्चों की छाती ख़राब, तो बेसिकली ये है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आप समझें कि शुरू होता है नाक से और अल्वियोलाई तक जाएगा। तो इसके अब इस दो हिस्से हैं, वो आपको साथ साथ हम तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा कि एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसमें आ जाएगा कि आप ये जो नोज़, साइनसेस, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है नी। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा इन्फेक्शन वो होगा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योज और लंग्स, ठीक है। तो ये तस्वीर में आप देख लें कि आधा हिस्सा जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और उससे नीचे वाला हिस्सा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो फेफड़े वगैरह हैं जो असल जो नमूनिया वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। अच्छा, अब इसके आ जाते हैं कि इसमें ये बच्चों में ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा हम डिस्कस बच्चों की करेंगे क्योंकि बड़ों के लिए तो मैंने जैसे अभी वायरल इन्फेक्शन पे भी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें भी इसका जिक्र इसी तरह के सिम्टम साइंस आ जाते हैं उसमें। तो अब हम बच्चों का जिक्र करेंगे और इस मौसम में सर्दियों में जो है ये बहुत कॉमन चीज़ है और ये इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे डायरिया में भी बहुत डेथ्स होती हैं दुनिया में, इसी तरह रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी बहुत से बच्चों की डेथ्स होती हैं। तो इसमें आ जाता है जनाब, अब इसमें आप आ जाएँ कि सिम्टम्स जो हैं, अब सिम्टम्स को हम अलग कर सकते हैं कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो अलामतें हैं उसको अब देखें, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है ज़्यादातर आम लोगों के लिए होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत मैंने टेक्निकल बातें डालता हूँ ताकि वो ज़रा वीडियो ज़रा अच्छी लगे, तो उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हो जाए, थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़े से पैरामेडिक्स, उनको भी थोड़ी सी उसके यूज़फुल हो। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आ जाएगा या जी ये रनिंग नोज़, ठीक है, या ब्लॉक नोज़, अच्छा उनके नाक बंद हुआ, स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींकें, सोर थ्रोट, ये गले का बहुत मसला ये आजकल जैसे बहुत फैला हुआ है, ठीक है। माइल्ड फीवर यूजली हल्का होता है, इसमें 12 ज़्यादा भी हो सकता है, खांसी, ईयर पेन है, कान की जो है ना, कान की इन्फेक्शन, कान में दर्द, सही है, हेड एक और फटीक यानी बहुत कमज़ोरी, बहुत जो है ना थकान। अच्छा, इसी तरह जो आप अब नीचे वाले आ जाए सिम्टम, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हाई फीवर, परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी ठीक ही नहीं होती, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, जैसे ब्रीदिंग ज़रा मुश्किल से, चेस्ट इन ड्रॉइंग। अब ये ज़रा सोचे, सुने, जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी छाती बाहर आती है और ये जगह भी बाहर आती है, लेकिन जब ये इसमें ये होता है बच्चों में कि जब छाती ख़राब होती है तो ये बजाय बाहर आने के ये अंदर की तरफ जाती है, छाती के नीचे से, पिसलियों से नीचे से चेस्ट इन ड्रॉइंग होती है, वीजिंग, छाती में से आवाज़ आती है, ठीक है। साइनोसिस इन सीवियर केसेस, जब बच्चा नीला पड़ जाता है, होंठ नीले, ठीक है, नोज़ नीला। अच्छा, फटीक फिर वही आ गई कि बहुत थकान, कमज़ोरी, और बच्चों में जो है ना फीडिंग जो है, दूध पीना या वीनिंग, बच्चा खा भी जो रहा है वो बहुत खाना कम हो जाता है, ठीक है नी। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जिससे बच्चे आते हैं। और इसमें जो आप बता लें, थोड़ा सा आ जाएं इसका, आप जो इसके आ जाते हैं कॉजेज़। अच्छा, कॉजेज़ फिर वो टेक्निकल हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। देखिए, 3 तरह से कॉजेज़ हो सकते हैं। एक वायरसेस हो सकते हैं, तो होता है ना, एक जरासीमों की किस्म है जो सबसे छोटा होता है और बड़ा खुफिया सा होता है और वो वायरस होता है। एक ज़रा जो आम लोगों को पता है, जो बैक्टीरिया, जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। और तीसरी जो छाती ख़राब हो सकती है वो, जैसे हम लाहौर में रहते हैं, तो वो होगी ये पोल्यूशन से, धुएँ से, मिट्टी से, उससे भी तो छाती ख़राब हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, इरिटेंट जो होते हैं ना। तो अब देखें, वायरसेस हैं, तो ये टेक्निकल नाम है, जल्दी से बोल देता हूँ मैं, है राइनो वायरस है, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है, RSV जिसे कहते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा आ गया। अच्छा, अब आ गई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आ गए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, H इन्फ्लुएंजा, बॉडीटेला परटुसिस, ठीक है। और अदर फैक्टर्स मैंने जैसे पहले ही बताया, एक्सपोजर टू एलर्जेंस, यही जो मिट्टी, धुआं, और जैसे कुछ लोग काम ऐसा करते हैं, जैसे हमारे करीब एक पत्थरों की मार्केट है, उधर से पत्थरों से जो मट्टी उड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जैसे कोई तरखान है,
तो जो बढ़ई है तो वो जो लकड़ी से जो चीज़ें निकलती हैं वो हो गया, जो टेलर्स हैं वो भी जब टेल काटते हैं कपड़ा और सीते हैं तो उससे भी वो उससे भी इरिटेशन होती है। तो ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है जी। अब आ गया जनाब प्रिवेंशन बाद में करते हैं। हाँ, अब साइंस ऑफ सीवियर डिजीज और निमोनिया। अच्छा, अब देखें एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा उसकी छाती से थोड़ी थोड़ी हल्की सी आवाज़ आती रहती है। बच्चा कहते हैं पैदा हुआ था तभी से निमोनिया हुआ था, उसके बाद वो 6 महीने का आया, आपके पास 8 महीने का आया है, तो छाती से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, नाक थोड़ा थोड़ा उसका बंद रहता है। अब ये ऐसा बच्चे, अब हम देखते हैं वो अभी हर मैं 15 दिन बाद इसको एंटीबायोटिक के टीके भी लगवाती हूँ, फला करती हूँ। तो ये जनरल, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हतमी जो बात है वो तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे, लेकिन माँ बाप को देखना ये चाहिए कि बच्चा बीमार बच्चा जो है ना उसकी क्या निशानियाँ हैं, जिसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिसको फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो वो आ रही है चेस्ट इनड्रॉइंग, वही मैंने कहा बजाय छाती आगे बाहर को निकलने के छाती अंदर को जा रही है। फास्ट ब्रीदिंग, अब WHO वगैरह ने भी एक ऐसा कोर्स भी किया, मुझे याद है मैंने दी यंग एज में मैंने किया था वो कोर्स, कि उसमें वो आप सांस की स्पीड गिनते हैं। तो बच्चा जो जितना छोटा होता है उसकी स्पीड नॉर्मली वैसी ही ज़्यादा होती है। 1 महीने से छोटे के बच्चे की और स्पीड है, फिर 5 साल से छोटों की और स्पीड है। तो उसमें अगर उसकी स्पीड एक ख़ास लेवल से ज़्यादा सांस तेज़ लेना शुरू कर दे तो वो भी निमोनिया के डायग्नोसिस में आ जाता है। स्ट्राइडर कि ये भी आवाज़ ही है छाती की। नॉट एबल टू ड्रिंक, जो मतलब बच्चा पी ना सकता, दूध नहीं पी पा रहा, बच्चा बड़ा दमोया, बड़ा ही बेचारा ढीला हुआ है, कन्वल्जन झटके लगने शुरू हो गए हैं, फीवर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, एबनॉर्मल स्लीपी और डिफ़िकल्ट टू वेक, या तो बहुत सोया हुआ है, बार बार सोई जाए, सो रहा है, और जब वो सोता है तो फिर जगाना उसको बहुत मुश्किल है। स्टॉप फीडिंग वेल, जो जिस तरह वो पहले खाना अच्छी तरह खाता था उस तरह वो नहीं खा रहा बच्चा, ठीक है ना। और ये झटके शटके कन्वर्जन दोबारा लिखा गया है। और ये वीजिंग जो है ना, वीजिंग जो है इसकी वो हो गई कि वीजिंग जो है ना वो ही आवाज़ जो है ना वो उसकी आ जाएगी, ठीक है नहीं। अच्छा जी, तो इसके बाद इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए। अच्छा, वो मैं जब बात रह गई कि बात ये कह रहा था कि एक आज भी मुझे पास एक माँ आई, 3 महीने का बच्चा था, तो कह दी जनाब हम पता नहीं कितनी इसको एंटीबायोटिक से टीके लगा चुके हैं। अब बच्चा जनाब मुझे देख रहा है, खेल रहा है बच्चा, तो मैंने देखा बच्चे की थोड़ी सी छाती से आवाज़ आ रही थी। तो जैसे हमारे यहाँ बेशक पोल्यूशन भी है बच्चों की, और उस बच्चों की जो होती है कि सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होती, बच्चों को दूध भी अच्छा नहीं मिल रहा होता, कोई खुला दूध मिल रहा था उसकी, तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ अगर छाती से आ रही है तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। तो अब उसको बार बार एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो बात है उसको इन्फेक्शन ही नहीं है, अगर इन्फेक्शन है फ़र्ज़ करें तो उसका वायरल हो जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना हो, तो डॉक्टर साहब ही इसको करेंगे। तो इसलिए माँ, अगर बच्चा खेल रहा है, बच्चा सही सोता है, बच्चे को में इस तरह के डेंजर साइन कोई नहीं है उसे, बच्चा तो देखने में आपसे खेल रहा है, दूध पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, तो वो ऐसे बच्चे को फिर बार बार अस्पताल ले जाके तो एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ना, इमरजेंसी में आप गए हैं, डॉक्टर साहब ने उसको फ़र्ज़ करें 1 मिनट उसको मिला है, डॉक्टर साहब इतने मेरे बच्चे हैं, डॉक्टर कम है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो अगर उसने 1 मिनट में उसको कैसे पता लग सकता है कि जी बहुत ही ज़्यादा। अब माँ ने अगर बताया जी बच्चा बहुत ही बीमार है, बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, बच्चा यूँ कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है, तो डॉक्टर साहब के पास इमरजेंसी में तो आपको पता ही है कि इंजेक्शन ही होते हैं, हमारे सरकारी अस्पतालों में भी इंजेक्शन ही होते हैं, तो उन्होंने फिर इंजेक्शन ही लगाना है। और एक दफ़ा इंजेक्शन एक लगा लिया तो पक्की बात है कि 5 टीकों का कोर्स ही होगा ना। तो इसलिए आपने बड़ी सही हिस्ट्री डॉक्टर साहब ने भी लेनी है और माँ बाप ने भी देनी है कि भाई अगर वो पिछले 6 महीने से 3 महीने ऐसे गुजरे जिसमें हल्की हल्की सी आवाज़ आती है। अच्छा, कई दफ़ा आवाज़ छाती से नहीं आ रही थी, नाक से आ रही थी, नाक थोड़ा सा बंद होता है, तो माँ 1 सेकंड में यही लगता है कि शायद ये आवाज़ जो है छाती से आ रही है। अच्छा, अब आगे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए जी। अच्छा जी, चेस्ट एक्सरे, इससे पता लग जाएगा कि निमोनिया तो नहीं है। अब जब से कोरोना गया, पल्स ऑक्सीमीट्री बहुत आम हो गई हुई है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता लग जाएगा कि बच्चा नीला बढ़ रहा है तो बच्चे की ऑक्सीजन तो नहीं कम हुई हुई, ठीक है। अच्छा, ब्लड टेस्ट आ गए, CBC और CRP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड कल्चर भी किया जा सकता है अगर आप और इन्फेक्शन के किसी को आपने अगर स्क्रीन करना है कि अलहदा करना है। अच्छा जी, अब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आ गए, नेज़ल स्वैब्स आ गए, नाक का स्वैब आ गया, स्पूटम का कल्चर आ गया पैथोजेंस के लिए, ठीक है, कोई TB तो नहीं, कोई और कुछ भी इसमें हो सकता है। अच्छा जी, कोई क्लिनिकल जो एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री लेनी है आपने सिम्टम्स की, और उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाएंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे तो उससे पता लग जाएगी चीज़, ये सारी क्रैकल्स, चेस्ट एंड ड्राइंग, ये सारी जब
बच्चे को एक्सपोज करेंगे तो उसकी छाती नज़र आएगी कि भाई छाती बाहर की आने की बजाय अंदर चेस्ट इन ड्राइंग हो रही है, ठीक है जी। तो ये बड़ी अच्छी तरह उसकी हिस्ट्री टेकिंग, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी उसका डायग्नोस होगा, जितनी जल्दी माँ डॉक्टर पास लेके जाएगी, जितनी जल्दी डायग्नोस होगा, जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतनी ज़्यादा चांस है बच्चे को जल्दी ठीक होने का, बचने का, ज़िंदगी बचने की उसकी, ठीक है। मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं जनाब आप इसके प्रिवेंशन आ गई। अच्छा, ये प्रिवेंशन तो जैसे हमने हर बात की है, इसमें मेरी वीडियो बच्चों के खुराक के बारे में भी है, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके बारे में भी है, फिर वायरल इन्फेक्शन के बारे में भी है, था ये बात कि भाई आपने प्रिवेंशन जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। प्रिवेंशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। अब गवर्नमेंट ने बाकी जो आपकी NGOs होती हैं, WHO, यूनिसेफ वगैरह मिलकर बड़ा ही अच्छा एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन शुरू किया हुआ है। उसमें ज़्यादातर जो है ना जितने नमूनिया शमूनिया बच्चों में होते हैं वो सारे कवर किए हुए हैं। इवन मीज़ल्स आ गई, पर्टसिस आ गई, ये सब इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। ये हिप भी लगता है, तो ये टाइमली लगना चाहिए। और आप पाकिस्तान में देखें 9 महीने की उम्र में मीज़ल लगता है, फिर 15 महीने की उम्र में लगता है। अगर माँ 9 महीने से फ़र्ज़ करें 1-2 महीने लेट होगी तो हो सकता है कि 9.5 महीने में उसको खसरे का हमला हो जाए। तो क्योंकि कई बच्चों में जब ज़्यादा एपिडेमिक होती है, कई दफ़ा 8 महीने की उम्र में भी खसरा का हमला हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ में 9 महीने का शेड्यूल है कि 9 महीने से पहले अगर हो गया तो फिर उसमें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जितनी बड़ी एज में जाके ये इंजेक्शन लगता है उतनी ज़्यादा उसकी एफिकेसी होती है। अगर हम उसे 7 महीने की उम्र में लगा देंगे तो शायद उसकी एफिकेसी अगर 70% है, तो अगर वो 9 महीने की उम्र में होगा तो शायद वो 90% उसकी एफिकेसी उम्र के साथ बढ़ती रहती है। बच्चे में इतनी ताकत आ जाती है कि वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है टीके के बाहर, ठीक है। तो ये ज़रूर लगवाने चाहिए इंजेक्शंस, ठीक है नी। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग हमने हमेशा बात की है कि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, खुला दूध वगैरह बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है। और हमने हमेशा बात की है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग किसी वजह से माँ अवेलेबल नहीं है, माँ की कोई डेथ हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपने उसको फार्मूला जो बच्चों के लिए बनना है वो दूध देना है। अच्छा जी, सफाई का गुड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, अवॉइड एक्सपोजर टू इन्फेक्ट, जो बार बार हाथ धोने हैं, साफ रखें। और जिस बंदे को आपको पता है घर में ये बंदा जो है इसको नमूनिया हुआ है, इसकी छाती ख़राब है, उसके पास बच्चे को नहीं जाने देना। हेल्दी इन्वायरमेंट तो क्या है कि जी अब घर में जैसे छोटा सा घर है, घर के अंदर ही शायद चूल्हा लगा हुआ है, तो बच्चे कोशिश करनी चाहिए कम से कम वो इस्तेमाल किया जाए, थोड़ी सी को खिड़की खोली रखी जाए। अगर कोई बाप स्मोकर है तो घर में बिल्कुल ना पिए, कोई भी मामा चाचा कोई भी अगर स्मोकिंग करता है तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन, ये इसमें सारे गवर्नमेंट के भी करने वाले काम हैं कि गुर्बत और ये चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, कि बच्चा अगर अच्छी डाइट खा रहा होगा तो बड़ी कम बीमार होगा। अब मैं बहुत देखता हूँ कभी आप किसी को मतलब जैसे स्किन ख़राब है, मुंह अंदर से पका हुआ है, अक्सर विटामिन सी या विटामिन की कमी से ये इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। किसी बड़े लोगों को पट्ठों वुट्ठों में दर्द हो रही होती है तो अक्सर विटामिन B12 की कमी से, तो वो विटामिन की बड़ा इसमें है, साइंस है। अच्छी हेल्थ एजुकेशन ऑफ मदर्स एक तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, औरतों की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, केरला स्टेट है जो इंडिया की, उधर की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दुनिया के बड़े डेवलप मुल्कों जैसे हैं। और उधर उसकी मेन बात है कि माएँ बहुत पढ़ी लिखी हैं वहाँ पे, वो लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है वहाँ पे माओं का। तो उनकी जब हेल्थ एजुकेशन होगी, उनको पता है भाई किसको किस वक्त मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, किसी इसकी छाती कैसे ख़राब है, नमूनिया के बारे में उसको पता होना चाहिए, ARI के बारे में माओं को अक्सर पता होता है उधर। अच्छा जी, तो और इस तरह ही हो गया जी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो है हमारी, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट। मैंने जैसे आपको बताया जितनी जल्दी पता लगेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर यही है ना, जैसे आपके गांव शाँव में बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, THQs होते हैं। तो वो गाँव के करीब ही बिल्कुल अगर जो BHU बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पर डॉक्टर, वहाँ के पैरामेडिक्स, LHV, वो जो अगर वो बड़ी जल्दी डायग्नोस कर लेंगे और फौरी तौर पे पहली अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वहीं पे पहली डोज दे देंगे या रेफ़र कर देंगे हॉस्पिटल में, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। वो जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी उतनी तरह उसकी बच्चे की सेफ्टी है, बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ गई जनाब इसकी मैनेजमेंट आ गई। अच्छा, तो अब मैंने बताया हमने देखना ये है कि उसके जो है ना, ये तो डॉक्टर साहब के सारे करने वाले काम हो जाएंगे ना। आपका ये काम है कि एक बच्चे की सेहत अच्छी रखनी, बच्चे की डाइट अच्छी रखनी, ब्रेस्ट फीडिंग करनी, दूध उसको अच्छा देना, टाइम 6 महीने के करीब उसको फौरी तौर पे बाकी चीज़ें, केला शेला, दही, अंडा, ठीक है ना, सागुदाना,
खिचड़ी, ये सब चीज़ें देनी शुरू कर दी हैं। अब आजकल आपको पता है नया ज़माने में ये कहा जा रहा है, और मैं भी ये कहता हूँ कि लिफाफों वाली चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें वो नहीं देनी चाहिए, और देसी टाइप की जो है ना, जैसे गंदम का दलिया, इस तरह की जो साबूदाना जो आपके ऑर्गेनिक तरीके से हो, किसी फैक्ट्री से लिफाफे में बन के ना आए, ठीक है जी। तो इसके ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अगर माँ बाप ने देखना है भाई कि अगर ये डेंजर साइन में कोई चीज़ है तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब के पास ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें होता क्या है कि एक तो हाइड्रेशन, पानी शानी बच्चे को पूरा पिलाते रहना चाहिए। बच्चे आते हैं कि तो बहुत आजकल जैसे हाई नेक है, इस तरह की जैकेट्स हैं ऊपर से बंद होती हैं, तो बुखार जो है ना, बुखार भी आपने माथे से देखना है, और बुखार फिर आपने ये कपड़े के अंदर से भी देखना है, गर्दन ये जगह खोल के भी देखनी है, ताकि पता लगे कि वो जो उसका अंदर से बुखार कई दफ़ा बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर से मोटरसाइकिल पे आया है आपके क्लिनिक या अस्पताल, तो ऊपर से वो 99 है, नीचे अंदर 104 है। तो इसलिए अब बच्चा पानी मांगता है, बच्चा पानी मांगे, बच्चे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, जूसेस दें, ठीक है, यखनी दें, कहवा दें, सारी चीज़ें दें। अच्छा, अब मैंने बताया बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये आपकी जो नाक है ना वो बंद होता है, उससे आवाज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, बच्चा दूध पीने लगता है, मुंह में निपल जाता है, फीडर लगता है या माँ का दूध पी रहा होता है, तो वो नाक उसका बंद होता है, वो पी ही नहीं सकता। तो नाक आपने सब तो नॉर्मल नेज़ल जो सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन की कतरे मिलते हैं, वो आपने नाक में डालनी है, उसे शक्कर से उससे साक करके, या आम रबर का मिलता है, उसे दबा के नाक से साफ़ करके, तो बच्चा जो ही नाक साफ़ होगा बच्चा बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बुखार है तो एंटीबायोटिक या आपका आइबोप्रोफेन या पैरासीटामोल ये आप देंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा बुखार है तो आप पानी की स्पॉन्जिंग करेंगे। एंटीबायोटिक्स यूजुअली हमारे यहाँ तो रवाज है, वैसे माएँ तो अक्सर घर से एंटीबायोटिक्स देकर लाती हैं, तो लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो आपने वो सिर्फ डॉक्टर साहबान यूजुअली जब कंफर्म होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड होगी, फिर वो एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन तब वो कैसे होगी? फॉर सीवियर केसेस, फॉर अगर जैसे बच्चे की छाती बहुत ख़राब है, बच्चा बहुत ज़्यादा चेस्ट ड्राइंग हो रही है, और ये सारी डेंजर साइन में से कुछ साइंस हैं, तो बच्चा फ़ौरन अस्पताल जाएगा, ताकि उसे इंजेक्टेबल लगातार उसको कोई 5 दिन 3 दिन उसको लिया जाए, और वहाँ पे उसको नेबुलाइजेशन उसकी रेगुलर होती रहे, ऑक्सीजन लग सके। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और अब फिर इसमें आ जाती है जैसे इसकी प्रिवेंशन या इसकी इवन मैनेजमेंट में भी, कि बच्चे को डाइट अच्छी देंगे आप, बच्चे को आप यखनी ज़रूर देंगे, अंडा देंगे, ठीक है, शहद देंगे, और ताकि बच्चा जो है डाइट, तो क्योंकि अगर वायरल है तो उसको रेस्ट से और अच्छी डाइट से वो जल्दी ठीक होगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो ठीक होगा। तो ये थी जनाब। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो है इसकी टाइमली, जैसे प्राइमरी हेल्थ सर्विस अगर आपके गांव में छोटी जगह पे फौरी तौर पे उसको आप अगर बेसिक हेल्थ यूनिट में गए हैं और वहाँ पे अगर पूरा अमला मौजूद है और ट्रेंड है, तो वो देखेगा, अगर तसल्ली रीश्योर करके कोई दवाई दे के घर भेज देगा। लेकिन अगर उसे ज़्यादा बीमार है तो वहीं इलाज करेगा, नहीं तो BH जो RHC है रूरल हेल्थ सेंटर में जाएगा, THQ DHQ, और इसी तरह तो वो अगर बहुत ज़रूरत होगी तो वो फिर वो कोई जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारे लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर वहाँ पे आएगा। तो पहले जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है ना, वहीं पर ही वो उसका इलाज होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी आज की जो थी बहुत इंपॉर्टेंट, इस मौसम के हवाले से बहुत है। बच्चे को, और गर्म भी बच्चे को फिर आप रखेंगे, बच्चे को ठंडी लगने देंगे, और वह बच्चे को टोपियाँ शोपियाँ, जैकेट्स, स्वेटर, जुराबें, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, पैम्पर्स जो हैं वो भी गीले हो जाते हैं, उससे भी ठंड लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहलाएंगे बच्चे को, तो आप उसको फौरी तौर पे बाहर जो है ना उसको हवा में नहीं जाने देंगे, अच्छी तरह खुश करके वो फिर जाएगा जी। तो जी ये हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे थी वीडियो, तो बहुत शुक्रिया जी।